मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा होने वाला है अफगान वॉर के ऊपर। इस वॉर को 3 सेक्शंस में बांटा जाएगा। सबसे पहला सेक्शन बांटा जाएगा दोस्तों 1978 से लेकर इसकी 10 साल की जो एग्जैक्ट लड़ाई लड़ी गई थी उसके बीच में, यानी 1988 के बीच में, 1988 के बीच में इसे बांटा जाएगा। फिर इसके बाद में एग्जैक्टली इस लड़ाई के तुरंत बाद जो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है जो 1992 तक यहां पर चलता है। 1992 तक सिविल वॉर चलता है और सिविल वॉर के बाद यहां पर तालिबान का जो रूल आ जाता है वो, और तालिबान रूल के बाद अफगानिस्तान की जो फाइनल वॉर है जिसमें अमेरिका जो है, यूएसए और उसके अलाइड कंट्रीज जो हैं वो घुसते हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं और 2014 तक वो लड़ाई जारी रहती है। तो इस सेक्शन के अंदर हम पूरी की पूरी अफगान वॉर को 3 पार्ट्स में बांटने वाले हैं। सबसे पहली जो अफगान वॉर है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली यूएसएसआर की एंट्री, और यूएसएसआर की एंट्री से लेकर एग्जिट तक। एग्जिट जो हुई है वो 1989 को प्रॉपर एग्जिट हो गई सारी आर्मी। तो इस बीच का जो दायरा है ये पार्ट 1 की वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 जो वीडियो आएगी उसमें सिविल वॉर, और थर्ड के अंदर हम आपके साथ में अफगान वॉर फाइनल डिस्कस करेंगे। इस वॉर का जियोपॉलिटिक्स के आधार पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इस वॉर को जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उनके एग्जाम्स के अंदर बाकी अदर टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर चीज की सबसे इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसी अकेले एक ऐसे सेक्शन पर अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, चाइना के बाद सऊदी अरेबिया सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस लड़ाई को, इसकी सिविल वॉर को जारी रखने के लिए। और जारी रखने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इस लड़ाई के सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे। इसके रीजन क्या थे, क्या रीजन थे। सोवियत और अफगान यानी सोवियत संघ और अफगानिस्तान के आपस के रिलेशंस डिस्कस किए जाएंगे। रिलेशंस के बाद आर्मी का कूच जो इनकी सऊदी अरेबिया के अंदर आर्मी आती है, आर्मी आने के बाद किस तरीके से कूप डिसाइड किया जाता है, राजा को हटाया जाता है और मुजाहिदीन यानी आतंकवादियों के जो ग्रुप हैं धीरे धीरे अलकायदा, तालिबान कैसे कैसे रोल में आते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों हमारा IAS विद हरि मोहन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो वॉर से रिलेट आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप हमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं। यहां से आप पीडीएफ और अगले लेक्चर्स की इंफॉर्मेशंस भी हमसे ले सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए एग्जैक्ट और बेहतरीन गाइडेंस के लिए। और यदि आप पीडीएफ कोर्सेज या ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट पॉइंट रहेगा जहां पर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट नॉलेज एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी जिनको कम से कम 20-20 साल का तजुर्बा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, जिसके अंदर हम आपके सामने यहां पे मिडिल ईस्ट एशिया का दायरा दिखाते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा कंट्री अफगानिस्तान जिसके पास ना तो व्यापार के लिए कोई समुद्र रास्ता है, ना ही अच्छा ट्रांसपोर्ट का कोई साधन है, यानी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, ना ही कोई आसपास समुद्र है। समुद्र का अगर कोई काम करना है तो इन्हें पाकिस्तान या इस वाले दायरे पर डिपेंड करना पड़ेगा, ईरान पर डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर इन्हें और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पोर्शन के अंदर ज्यादातर पहाड़ है दोस्तों, ज्यादातर पहाड़ है, टेरेन है, और बाकी हिस्से में सिर्फ रेगिस्तान है, बंजर है। यहां की धरती ज्यादा अच्छी फसल नहीं देती है, मात्र 8 से 10% की जमीन है जो फसल देती है। जब
कुछ भी नहीं है, यहां पर इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर क्यों सभी देशों ने इसे लूटने की कोशिश करी? आपको पता होगा कि 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर सैकड़ों देशों ने इसे लूटने के लिए, इसमें घुसपैठ करने के लिए काफी कोशिश करी थी। यहां तक कि अमेरिका, रशिया के बाद सभी कंट्रीज ने इस पे अपने अपने हाथ आजमाए ताकि इधर अपना कंट्रोल बढ़ जाए। अब जैसे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहां पर सबसे पहला शुरुआत करते हैं रशिया की। रशिया के पास अपना कोई समुद्री रास्ता अच्छा नहीं है और उसे आगे बढ़ने के लिए यहां पर से एक रास्ता चाहिए जिसके अंदर वो समुद्र के अंदर अच्छा अपना ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ा सके। इसके लिए रशिया यहां पर पूरी तरीके से हमेशा ताकत में लगा रहता है और अच्छे संबंध, बुरे संबंध, प्रत्येक परिस्थिति में अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पूरी तरीके से चाहता है। अब बात करते हैं रशिया की। अगर बात करें तो यहां पर डोमिनियन थ्योरी की बात करते हैं तो रशिया अगर यहां पर आएगा तो एशिया का एक बड़ा देश अफगानिस्तान कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाएगा। इसको अमेरिका कभी सपोर्ट नहीं करेगा और कभी अमेरिका नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इस परिस्थिति में अमेरिका जो है उस समय के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट से अफगानिस्तान के अंदर घुसना चाहता है कि अगर अफगानिस्तान यूएसए के कंट्रोल में आ जाता है तो जाहिर सी बात है ना तो फिर उसे प्रॉब्लम होगी किसी कम्युनिज्म की, ना ही और किसी चीज की, फिर बाकी कंट्री से कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा। अब इस कंट्री की जियो पॉलिटिक्स को भी ध्यान दें या इसके रास्ते को अगर ध्यान दें तो सपोज अगर किसी राजा को उस समय से अलेक्जेंडर को भी अगर लूटने आना है किसी कंट्री को तो वो इधर के रास्तों से इधर से आएगा। अगर किसी को रशिया से जाना है हिंदुस्तान की तरफ तो वो इधर से आएगा, या इंडिया से अगर किसी को जाना है तो भी वो अफगानिस्तान को कवर किए बिना नहीं जा सकता। अफगानिस्तान की ज्योग्राफी या उस लैंड को कवर किए जब नहीं जा सकता तो एक तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता बन जाता है। जब सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता बन जाता है तो अफगानिस्तान पर सभी की प्रॉपर नजर रही है। शुरुआत से सबसे ज्यादा नजर यूएसएसआर की, यूएस की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इस पर नजर रही है और अकेला अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर विदेशों ने अपने अटैक्स किए और अटैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि जितने भी कंट्रीज ने अटैक किया वो आउटर से अफगानिस्तान को हर बार जीतते आए हैं। अफगानिस्तान को आउटर से आसानी से जीत लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती इनर से तो इनर के जो इनके ट्राइब्स हैं, जो इनका डिवीजन है, वो कभी भी किसी अदर कंट्री को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो जब हावी नहीं होने देता तो पहले इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, फिर इस लड़ाई पर आएंगे। डायरेक्ट लड़ाई को नहीं समझ पाएंगे तो पहले इसकी डिवीजन्स को समझते हैं। तो अब आता है हमारे पास ये एक नक्शा है, ये अफगानिस्तान का एग्जैक्ट नक्शा है जिसमें सारे शहर हैं। हम ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान की जो 4 मेजर सिटीज हैं जिसमें से एक है काबुल, काबुल के बाद दूसरी आ जाती है आपके पास कांधार, कांधार के बाद तीसरी आपके पास आती है हेरात और हेरात के बाद चौथी आती है आपके पास कौन सी? मज़ारे शरीफ। मज़ारे शरीफ हो गया, हेरात हो गया, इन सब के लिए ये 4 सिटीज जो है ये अफगानिस्तान के 4 कोनों में बटे हुए हैं। अफगानिस्तान ने इन सबको कवर करने के लिए एक इस प्रकार से हाईवे बना रखा है। एक इंडिया में जैसे रिंग रोड होता है ऐसे ही यहां पर एक नेशनल हाईवे बना रखा है जिससे पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कवर किया जा सकता है। इस अफगानिस्तान के रास्तों पर सारी की सारी फैसिलिटीज और सारे का सारा सेक्शन बना हुआ है, इसीलिए इस सेक्शन को गार्लैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इस गार्लैंड ऑफ पर्ल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कोई भी आया है तो इन्हीं 4 क्षेत्रों को जीतने के लिए हमेशा लड़ाई में लड़ा रहा। जैसे कि इस समय जो है तालिबान ने पूरी कोशिश करी और फाइनली क्या किया? काबुल को जीत लिया। काबुल जीत लिया यानी उसके अनुसार पूरा का पूरा अफगानिस्तान उसके अपने कंट्रोल में आ गया। तो यही आगे की बाकी कंट्रीज की एक तरीके से फितरत रही थी अफगानिस्तान को लूटने की। अब बात करते हैं आगे। तो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा वर्ड समझ रहे हैं, अफगानिस्तान को दोस्तों ग्रेवयार्ड कहा जाता है बड़े बड़े एम्पायर्स का। एम्पायर्स का मतलब बहुत सारे राजा आए यहां पर और आकर दम तोड़कर इसके पहाड़ी क्षेत्रों में आए, दम तोड़ा, पूरी ताकत से लड़े, बाउंड्री से घुसे, अंदर जीते, जीतने के बाद अंदर ट्राइब्स से, लोकल जो ग्रुप थे उनसे हार गए। जैसे कि यहां पर रोमन एम्पायर आया, मंगोल आए, इजिप्ट आए,
तुर्क आए, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप आए दोस्तों, बहुत सारे ग्रुप आए। इवन दैट यूएसएसआर जाता है, बुरी तरीके से हारता है। अमेरिका जाता है, लंबे समय से अटका हुआ है लड़ाई के अंदर, लेकिन कभी भी फाइनल विजय नहीं मिल पाई। तो ये है इस इसका अफगानिस्तान का ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। जितनी एम्पायर घुसी, कोई भी नहीं जीत पाया। जब भी निकली हैं, इकोनॉमिक रूप से बर्बाद होकर निकली हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इकोनॉमी के नीचे आके ये दब चुके हैं, और दबने के बाद दम तोड़ रहे हैं, घुस जाते हैं अंदर इस देश के, लेकिन वापस निकलने के कोई रास्ते नहीं है। तो इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा गया। जितनी भी देश आए, आके वापस तभी निकल पाए जब उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से टूट गई। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग सेक्शंस पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अफगानिस्तान बदनाम कंट्री है गवर्न करने के नाम पर। इसका जो एम्पायर के बाद एम्पायर, देश के बाद देश आए, घुसे, लेकिन फेल हो गए इसकी टेरिटरीज के आगे, इसके आतंकवादियों के गुटों के आगे। जो इसकी सबसे बड़ी गुट जितने भी ग्रुप है ना दोस्तों, सबसे बड़ी टैलेंट वाली बात पता है क्या है, सदियों से आपस में लड़ते आ रहे हैं। 100 साल का इतिहास है जब से लड़ते आ रहे हैं आपस में, जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स है। लेकिन जब से लड़ते आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बाहर का कोई मुल्क आया, ये सारे आतंकवादी संगठन एक साथ हो गए। एक साथ हुए तो हुआ क्या कि मिलकर देश से लड़े और उसको देश से निकाल दिया। जैसे ही देश ने निकाला, फिर से लड़ाई शुरू कर दी आपस में कि कौन जीतेगा, कौन इसके ऊपर रूल करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या कि अफगानिस्तान ऐसे सेक्शन में बसा हुआ है जहां पर ईरान, सेंट्रल एशिया या एशिया में इंडिया के बाद आगे कहीं भी बढ़ना है तो इसके इस रूट को कवर करना जरूरी है। इसीलिए सभी लोगों ने इसे, इंडिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज ने इसे म्यूचुअली कब्जाने की कोशिश करी। सबने कोशिश करी, लेकिन इसका जो ट्राइब्स का जो टेरेन का सेक्शन ऐसा है, पहाड़ी इलाका ऐसा है, जहां पर यहां की जनता गोरिल्ला वॉर करती है, और बाहर का कोई भी देश आता है तो जाहिर सी बात है उसे अच्छे से पता नहीं चल पाता, और नहीं चल पाता तो गोरिल्ला वॉर के अंदर आते हैं और बुरी तरीके से यहां के ट्राइब्स के आगे हार जाते हैं। जितने भी इन्वेजन हुए हैं सब में यही हुआ है, क्योंकि यहां के ग्रुप है ना, किसी भी प्रकार के लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, इन सबको नहीं मानते हैं। इनके लिए डिसिप्लिन नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक चीज है, हमारे अनुसार चलोगे तो जियोगे, नहीं तो भैया मारे जाओगे। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन जितने भी देशों ने किया, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए घुसे, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए घुसे, घुस गए। घुसने के बाद इम्पॉसिबल था उन कंट्रीज का इन पर रूल कर पाना। जीतना तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन जीत भी गए तो इस पर कभी रूल नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए हमारे पास यूएसएसआर, इतनी बड़ी शक्ति, लगभग 3 लाख सैनिक उतार दिए भैया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। यूएसए वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी शक्ति आई, लेकिन सालों लग गए। यहां पे ईयर्स का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो लंबा साल लग गया, स्ट्रगल करी, ओसामा बिन लादेन मार दिया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड बोला जाता है एम्पायर्स का। जितनी भी एम्पायर्स आई, सारी की सारी टूट कर बिखर गई, एक भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब बात करते हैं यहां के एथनिक्स ग्रुप की। एथनिक्स ग्रुप का मतलब होता है कि किस प्रकार से यहां पर कौन कौन सी जातियां बटी हुई हैं। तो देखिए यहां पे कलर्स की, वैसे तो बहुत सारी जातियां हैं, हम सारी डिस्कस करने की जगह मेजर कर देते हैं। अफगानिस्तान के अंदर वैसे बहुत सारी एथनिसिटी है। एथनिसिटी का मतलब एथनिक्स बहुत सारे हैं, और जितने भी एथनिक्स हैं वो अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर यहां पर सबसे पहली बात, ये डुरेंड लाइन समझ लीजिए। ये जो लाइन चल रही है यहां पे, ये डुरेंड लाइन ब्रिटिश रूल के अनुसार खाली पेन से खींची गई लाइन थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड के जो पश्तून थे, पश्तून जो कि सबसे बड़ी आबादी है अफगानिस्तान की, 42% पश्तून, यानी कि ये जो कलर है ना, ये जो कलर है ये पश्तून कलर है। पश्तून मतलब सबसे बड़ी आबादी उस टाइम पीरियड की, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से निकली तो उन्होंने खाली कलम से, जैसे इंडिया को बांटा, पाकिस्तान को, जैसे
जैसे वियतनाम को बांटा, कोरिया को बांटा, ऐसे ही इन्होंने डुरेंड लाइन एक जबरदस्ती की खींच दी, जहां पर पता नहीं था कौन सा क्या नहीं। लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जहां पर कहने को नक्शे पे तो बॉर्डर है, बट असलियत में यहां पे कोई बॉर्डर नहीं। यही एक कारण है कि आतंकवादी जितने भी पाकिस्तान में एक्टिविटी करते हैं, अफगानिस्तान में जाकर खुले आराम से घूमते हैं, किसी भी देश की गवर्नमेंट यहां पर नहीं घुस सकती। तो आतंकवादियों के लिए तो भाई ये एक जन्नत है, सीधी सी बात है। अब यहां पर पश्तून सबसे बड़ी आबादी है 42%। पश्तून के बाद यहां पर ताजिक जो है 27% है, यानी ये डार्क ग्रीन सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये 27% है। इसके बाद आ जाते हैं हजारा। हजारा यानी ये पर्पल कलर 9% है। हजारा के बाद उज्बेक यहां पर 8% है। ये जो येलो कलर है यहां पर ये उज्बेक है। और इसके बाद जो बची हुई बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें से 14 बचे हुए एथनिक ग्रुप्स हैं, इन सब के हिस्से में 14% ही क्षेत्र बच जाता है। 14% का क्षेत्र यानी कि बाकी 14% की जो आबादी है वो बचा हुआ सेक्शन कवर करती है। जब बचा हुआ सेक्शन कवर करती है तो इससे एक बात पता चल गई कि सबसे ज्यादा मात्रा पश्तून, ताजिक, हजारा और उज्बेक इन चारों के पास है। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इकट्ठे हैं, ज्यादा इनके पास तादाद नहीं है। अब आते हैं आगे, अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको पता चल जाए इसके इतिहास के बारे में। फिर इससे आगे अब हम शुरू करने वाले हैं वॉर का सीरीज। अब इसमें सबसे पहला इराक सिस्टम क्या है कि एक लैंडलॉक सिटी है, लैंडलॉक कंट्री है, जिसे ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, यूएसएसआर और चाइना का चारों तरफ का लैंडलॉक सेक्शन है। लैंडलॉक सेक्शन का मतलब होता है कोई भी समुद्री रास्ता नहीं है। व्यापार करना है अगर तो फिर से इन्हें सिल्क रूट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है विदेशों से कांटेक्ट बिठाने के लिए। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले कोशिश करी थी इसके अंदर आने के लिए, और उसके बाद उसका बेटा यहां पर आया, हैड अ सन विद अ ब्यूटीफुल वुमेन, जिसके नाम पर यह बल्ख अफगानिस्तान प्रोविंस पड़ा। वर्ल्ड के लार्जेस्ट बुद्धास यहीं पर हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया था तालिबान के द्वारा 2001 में। यहां के ज्यादातर आतंकवादी ग्रुप जो है भाई, ज्यादा फसल तो होती नहीं लेकिन ओपियम यानी अफीम की खेती करते हैं, यानी कि नशे की खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है। इसके अंदर ज्यादातर जो पावर है वो सारी की सारी मिलिट्री इंफ्लुएंस से चलती है, और इसके अंदर आज तक सोवियत ने, ब्रिटिश ने, मंगोल ने, मुस्लिम अरब हो गए, मौर्य हो गए, अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, और भी बहुत सारी पावर्स ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद यहां पर कोई भी चीज नहीं जीत पाए। अहमद शाह दुरानी को यहां पे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उसे 1747 में क्राउन पहनाया गया था और वो उसके बाद से समाप्त हो गया, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद अहमद शाह दुरानी जो है 1772 में अपने बेटा तिमूर को यहां पे सक्सीड करने में कामयाब हुआ। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पर एक सिविल वॉर चली, जो सिविल वॉर विदाउट एनी रीजन, जैसे मैंने बताया ना, 1992 से 96 तक तालिबान की वजह से आई, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके अंदर मुजाहिदीन भी शामिल थे। अलकायदा, मुजाहिदीन, तालिबान ये सब शामिल थे, और खुद आतंकवादी संगठन। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि यहां पर से एक बहुत बड़ी आबादी देश छोड़कर आसपास के देशों में शरण के लिए रिफ्यूजी बनकर जी रही है, और अपना सब धंधा, काम धंधा, पैसा सब छोड़कर जा रही है। इस्लाम का जो तालिबान है, इसने 1996 से 2001 तक, 1996 से 2001 तक 5 साल रूल किया, और इस समय भी दोस्तों दबा के सिविल वॉर चली। इस वॉर को खत्म नहीं किया गया। ये तब खत्म हुई जब बेसिकली यूएस एंट्री हुई और झगड़ा बढ़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भाई हमारे पास 80% सुन्नी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम, और बाकी सब 19% जो है शिया मुस्लिम है, और 1% बाकी अदर। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझने में सहायता करेगी। क्या है? सुन्नी मुस्लिम 80% है और शिया मुस्लिम 19% है। अब एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जब ईरान में झगड़ा हुआ था तो ईरान में झगड़ा होने के बाद वहां के धर्मगुरु ने
भड़काना शुरू कर दिया ईरान रेवोल्यूशन के बाद में कि शिया लोगों को पूरे के पूरे कंट्री पर क्या कर देना चाहिए, कूच कर देना चाहिए, तख्ता पलट कर देना चाहिए और पूरे देश को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने इस प्रकार का शोर मचाया और उनके जो धर्म गुरु थे अयातुल्ला जो खान थे, उन्होंने बहुत दबाव बनाया और ऐसा ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कहीं ना कहीं झगड़ा यहां पर उससे भी बढ़ा। उससे पहले हिटलर खुद सुन्नी था, लेकिन यहां पर सुन्नी की बहुत बड़ी आबादी थी, उससे पहले सुन्नी से कोई समस्या नहीं थी। बहुत कम सेक्शन ऐसा है जहां यहां पे काम होता है। खैर, ये थे कुछ फैक्ट्स। अब आ जाती है लड़ाई शुरुआत होने से पहले। इसे कहते हैं ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का मतलब ये होता है कि विश्व की जब बड़ी बड़ी शक्तियां मिलकर किसी भी एक देश को लूटने का प्रयास करती हैं या देश को लूटने का प्रयास करती हैं, तो बाकी बचे देशों पर अपना कब्जा जमाने की पूरी तैयारी करती है। अब जैसे कि यहां पर ये जो ब्लू कलर है, यहां पे रशिया का बहुत तगड़ा रूल चलता है इस एशिया के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पे रूल था, तो यहां पर इंडिया के अंदर पाकिस्तान और ये सारे सेक्शन में था अफगानिस्तान तक, तो आगे ये अफगान के अंदर भी घुसना चाहते थे। इधर से ये किंग डायनेस्टी थी, इधर से पर्शिया था, खाली एक ये सेक्शन बचा था जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया था। सबने पूरा पुरजोर ताकत लगाया लेकिन कोई भी इधर कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर से बता देते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही विश्व में सबसे बड़ी शक्तियां थी। यूएसएसआर इस रास्ते को ऐसे लैंडलॉक को तोड़कर समुद्र रास्ता बनाने की पूरी कोशिश में था, इसीलिए पुरजोर ताकत थी। यहां पर सभी जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अपना पूरा लेवल लगाया। इसी को ग्रेट गेम कहा जाता है। ग्रेट गेम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन था 19वीं सदी का, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर और अफगानिस्तान और उसके नेबरिंग कंट्री सेंट्रल और साउदर्न एशिया जो था सब लोग शामिल थे। रशिया वॉज फियरफुल ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल एंड मिलिट्री इनरोल्ड। जो रशिया था, ये रशिया मिलिट्री यानी ब्रिटिश के इस रूल से काफी ज्यादा तंग था। उसे लगता था कि वो अफगानिस्तान में घुस जाएगा और अफगानिस्तान को बोला जाता था ज्वेल इन क्राउन, क्योंकि भाई सबके लिए वही सेक्शन था। इसीलिए सभी इसको अपनाने की तैयारी में लगे हुए थे। सब पुरजोर ताकत लगाकर इसमें घुसना चाहते थे। तो असलियत में ये एक ग्रेट गेम थी जिसमें लड़ाई आमने सामने आकर किसी ने नहीं लड़ी, और लड़ाई जब आमने सामने आके किसी ने नहीं लड़ी तो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, और प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो एक दूसरे के आतंकवादी संगठनों और आपस में लड़ाइयां बढ़ी। अब इस परिस्थिति में फाइनली अफगान के जो राजा थे उनका और ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक संधि होती है 1919 में, और 1919 की संधि के बाद इसको एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया जाता है। इसके अंदर अब किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब जो रूल था राजा का था, यानी कि आखिरी राजा जो 20वीं सदी के थे, उनका नाम था जाहिर शाह। जाहिर शाह एक ऐसे व्यक्ति जो खुद राजा थे, बुद्धिमान थे, मेहनती थे, चाहते थे कि देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो, इलेक्शन हो, सिविल राइट सबको मिले, वुमेन को राइट मिले, देश तरक्की करे और संविधान बने। राजा होने के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि देश में परिवर्तन हो, तरक्की हो। लेकिन वो ये भूल रहे थे कहीं ना कहीं कि अफगान या अफगानिस्तान एक इस्लाम कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री के अंदर जो बदलाव है वेस्टर्न कल्चर के एक्सेप्ट नहीं हो सकते, यानी महिलाओं को आजादी नहीं मिल सकती, संविधान अपने अनुसार नहीं चल सकता, यूनिवर्सल सफरेज नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कोशिश किया। इनके बारे में कहा जाता है कि 15 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। अफगान के अंदर राजा होने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। अकेला एक ऐसा कंट्री था जिस व्यक्ति की वजह से ना तो इन्होंने कोल्ड वॉर में किसी को सपोर्ट किया, ना ही वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया। इनकी एक ही पॉलिसी थी कि भैया हम वैसे ही अपनी लड़ाइयों में तंग हैं, हम तुमसे कहां लड़ाई में सपोर्ट करेंगे, हमें अपने आप को जीने दो, हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छे संबंध बनाने हैं बनाओ, बुरे संबंध बनाने हैं दूर रहो, हमें नहीं लड़ना। ये वैसे भी किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखते थे, ये पीस और स्टेबिलिटी पर ध्यान देते थे। बीच में भाई इनकी होती है तबियत खराब के बाद ये जाते हैं विदेश।
विदेश जाते हैं तो इन्हीं के सगे जो कजन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, क्या नाम होता है, मोहम्मद दाऊद खान, जो इनके रिलेशन में कजन होते हैं, तख्ता पलट देते हैं। ये रोम जाते हैं, रोम जाने के बाद वहीं पर इनके सब काम समाप्त हो जाता है, वापस नहीं आते, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है, इधर से तख्ता पलट हो जाता है और मोहम्मद दाऊद खान जो कि इनका कजन था, उसने क्या डिसीजन लिया कि भाई प्रोग्रेस वैसी की वैसी चलेगी, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा। मतलब कहने का सारी शक्तियां मेरे ही पास चाहिए, मैं राजा या प्रेसिडेंट बनूंगा, लेकिन तख्ता पलट दिया। किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से, यानी कि रशिया की और उसके अलाइड कंट्रीज की सहायता से तख्ता पलट कर दिया। क्लोज रिलेशन था एक्सेस पावर का, जहीर खान रिफ्यूज कर चुका था, जिस वजह से जहीर खान जो था, विदेशी देश जो लोग थे, ताकतें थी, उनकी आंखों में खटक रहा था। जहां पर राजा बनने की शक्ति उनके दाऊद खान ने, यानी कि उनके ब्रदर ने दिखाई, सरकार ने सपोर्ट किया, विदेशी सरकार ने, और उसको उठाकर बना दिया, क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट होते रहे। याद रखना ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। जहीर खान के 4 पॉइंट्स, पहला था इलेक्शन, दूसरा था सिविल राइट, महिलाओं को बढ़ावा देना, एजुकेशन देना, उनकी ड्रेसिंग में छूट देना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज सब कुछ में बराबर के अधिकार, और यूनिवर्सल सफरेज, अपनी शांति के संदेश। ये परिस्थिति जो थी यहां पर जहीर खान ने चलाई। जहीर खान के ब्रदर ने यही फॉलो किया, लेकिन जहीर खान का जो भाई था बेईमानी से बना तो था, लेकिन ज्यादा समय चल नहीं पाया, क्योंकि उसी समय में पीडीपीए एक पार्टी बनी। पीडीपीए पार्टी थी जिसके अंदर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बनाया गया। इन्होंने क्या किया? कूप किया और 63 के अंदर ही इनको हटा दिया। 63 में हटा दिया, इनके परिवार समेत इनको मरवा दिया। मरवाने के रीजन अभी बताते हैं। सबसे पहली बात, जब ये पार्टी बनी तो पार्टी बनने के बाद राजा, यानी कि उस समय के दाऊद खान के ही कजन के ही पार्टी के 2 राइवल्स बन गए। एक राइवल बना था, कौन सा? राइवल में सबसे पहला था मासिज यानी खाल्क, जिसके हेड बने नूर मोहम्मद तारिकी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में ही सपोर्ट किया किसने? हाफिजुल्लाह आमीन ने। और दूसरा बना यहां पे परचम यानी फ्लैग, जिसे चलाया गया बाबरक कमल ने। अब इन दोनों ग्रुप्स की सबसे बड़ी बात, इन दोनों ने मिलके तख्ता पलट कर दिया। चलो जी, काम खत्म हो गया, मिलिट्री पावर को समाप्त कर दिया। अब आगे की बात ध्यान देते हैं फिर से। अब फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर था दाऊद जो था, इन्होंने आते के साथ ही सबसे पहला जो नियम बनाया था कि इन्होंने कूप का सिस्टम खत्म कर दिया। मिलिट्री की पावर जो पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकती थी, खत्म कर दिया। इन पर एलिगेशन थे करप्शन के, बहुत ज्यादा करप्शन था, क्योंकि उस समय में इकोनॉमिक जो थी बुरी तरीके से सफर कर रही थी। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था कैसे गुजर रहा था? आर्थिक महामंदी से, शीत युद्ध से, आपस की लड़ाइयों से, पावर को रीगेन करने में। तो जब इन सभी परिस्थितियों में देश जूझ रहा था, तो जाहिर सी बात है आपको अफगानिस्तान में भी ये रूल दिखने को मिलेगा। इन्होंने मोनार्की का सिस्टम चलाया, उसे हटा दिया गया। अब इनकी सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी या जो निकम्मापंथी थी, क्या थी? इनके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या थे कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स जो थे, उससे तो सारे के सारे परेशान ही थे। इन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? लैंड रिफॉर्म का नियम बनाया। इन्होंने क्या किया? सभी की जमीन को लिया और सभी की जमीन को लेकर बराबर बराबर हिस्सों में, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको बांट दिया। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था, इन्होंने नियम बनाया था मैरिजेस कस्टम के लिए। ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। अब इनके पास 4 पर्पस हो गए लड़ाई लड़ने के। पहला था विमेन के अधिकार जो दिए जा रहे हैं, दूसरा जो सरकार मोनार्की बना दी, तीसरा लैंड रिफॉर्म, और चौथा ये मैरिज का पंगा इन्होंने डाल दिया। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग इनसे चिढ़ गया। अब चिढ़ने के बाद जो था, अब ये जो विमेन राइट थे, इसका अपोज होने लगा पुरजोर तरीके से। इलिटरेसी थी, उसका पुरजोर विरोध हुआ, और मतलब आधे लोग जो पढ़ना चाहते थे वो सपोर्ट कर रहे थे एजुकेशन को, अदरवाइज बाकी विरोध में थे। अब लड़ाई जो थी आपस में, रिबेल्स निकल कर आने लगे, मिलिट्री कूप्स होने लगे, आपस में झगड़े बढ़ने लगे। झगड़े बढ़ते बढ़ते
सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। सभी लोगों ने सिविल वॉर में कन्वर्ट कर दिया, सिविल वॉर में कन्वर्ट किया, यानी कि जो उसका ब्रदर था, उसकी फैमिली थी, उसको मरवा दिया। मरवाने के बाद अब आगे की कंडीशन दोस्तों, 27 अप्रैल को अफगान आर्मी ने ये एग्जीक्यूट करवा दिया था इनके परिवार को। अब आ जाता है प्रॉब्लम क्या, इधर से रूल बदलता है, यूएसएसआर से मदद मांगी जाती है। यूएसएसआर से मदद मांगी जाती है क्योंकि जो लोकल अफगान की आर्म फोर्सेस होती हैं वो इतनी काबिल नहीं होती इन छोटे छोटे मिलिट्री के ग्रुपों से लड़ने के लिए। जब मिलिट्री ग्रुपों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होती, यूएसएसआर सपोर्ट के लिए इधर काफी ज्यादा एडवाइजर्स भेजता है ट्रेनिंग ग्रुप्स के लिए, और सपोर्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट को भेजता है ताकि इनकी मदद की जा सके। अब काफी सारे ग्रुप्स आते भी हैं, लेकिन आने के बाद जब वो नोटिस करते हैं यहाँ की परिस्थिति, तो क्या पाते हैं कि हर एक क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे ट्राइब्स बटे हुए थे। जैसे ट्राइब्स मैंने अभी पीछे एथनिसिटी के अनुसार बताए, तो छोटे छोटे ट्राइब्स बटे हुए थे, और वो ट्राइब्स जो थे वो मिलिट्री के आतंकवादियों के संगठन थे। अब इस बात को समझ लीजिए, जब यूएसएसआर के एडवाइजर्स आए तो विश्व की जो सारी की सारी पॉलिटिक्स थी नजर रखे हुए थी किस पर, यूएसएसआर की एक्टिविटी पर और अफगान की सिविल वॉर पर। अफगान के अंदर झगड़ा हुआ तो अफगान का एक जो आतंकवादी संगठन था उसे अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के सपोर्ट में हथियार भेज रहा था, यानी कि एक ग्रुप को बहुत भारी मात्रा में वेपन्स दिए जा रहे थे, दूसरा ग्रुप जो था उसे पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरेबिया जो था वो मदद दे रहा था। इसके अलावा और भी छोटे छोटे देश थे जिनको मदद के नाम पर हथियार और पैसा और ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें प्रोवाइड की जा रही थी अफगानिस्तान के अंदर। जब ये ट्राइब्स काबू में नहीं आए तो अफगानिस्तान के अंदर भैया 1979 के अंदर शुरुआत हो गई अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर की आर्मी की। आर्मी ऐसे टैंक्स में आई भर भर के, खूब दबा के, पूरे राज्य के अंदर माहौल फैल गया कि भैया झगड़ा होने वाला है बढ़िया तरीके से। 1989 के अंदर यूएसएसआर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके घुस तो गया, लेकिन निकलना भारी पड़ गया इस देश को। 1989 तक इसके पसीने छूट गए, जीत नहीं पाए। अब लड़ाई के रीजन समझ लेते हैं। रीजन में सबसे पहला जो था, लैंड का जो कैप्चर किया था, किसने किया था? लैंड कैप्चर किया था वहां की पीडीपीए पार्टीज ने, और आपस में रिफॉर्म स्टार्ट हो गए। दूसरा प्रॉब्लम था मॉडर्नाइजेशन का। इस मॉडर्नाइजेशन को वो स्वीकार कर ही नहीं रहे थे जो ये फालतू के नियम बना रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ ईरान के अंदर, ये डर था कि सेंट्रल एशिया में वहां के जो धर्म गुरु थे आयतुल्लाह खोमेनी के द्वारा जो चलाया गया था शिया ग्रुप का उठना, तो ये भी कहीं ना कहीं डर बना रहा था बाकी बचे हुए ग्रुप्स को कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर शिया फिर से पावर में आ जाए ईरान की या बाकी किसी देश की सहायता से। इसके बाद समस्या क्या आ रही थी कि जब रूल बनाया गया तो आए दिन जरा जरा सी टाइम में 5 साल के अंदर फिर से मिलिट्री कूप हो गया, फिर से मिलिट्री कूप हो गया, यानी कि जो भी सरकार बनाई जा रही थी यूएसएसआर की सपोर्ट से, उसको आर्मी या आतंकवादियों के ग्रुप जो थे वो बुरी तरीके से गिरा रहे थे, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी जो थी डूबती जा रही थी। हाफिजुल्लाह आमीनी आई है, ये जे नहीं है, हाफिजुल्लाह आमीनी फिर धीरे धीरे पावर में टॉप पर आने लग गए। इसी बीच में 24 दिसंबर में जब परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी और अस्थिरता आ चुकी थी देश की राजनीति के अंदर, उस परिस्थिति में 24 दिसंबर 1979 को सोवियत आर्मी, 1979 के अंदर यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आती है। 30,000 ट्रूप्स आते हैं, हाफिजुल्लाह जो आमिनी थे इनके कंट्रोल से, इनकी सपोर्ट से आते हैं और इन्हीं की सपोर्ट में आगे काम चलता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे देश में अपनी मर्जी से आर्मी नहीं भेज सकते। यूनाइटेड नेशंस के अंदर प्रूव करना पड़ेगा, रीजन देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको परमिशन अगर मिलती है तो जाकर आप सपोर्ट कीजिए, अन्यथा आप ऐसे नहीं घुस सकते। अब क्या हुआ कि जब सोवियत यूनियन के यूएसएसआर की जो आर्मी अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 34 इस्लामिक देश थे, 34 इस्लामिक कंट्रीज थे, इन्होंने पूरी ताकत से यूनाइटेड नेशंस के आगे इसका विद्रोह किया, विरोध किया ईरान यूएसएसआर की एंट्री का अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी
परिस्थितियों को समझते हुए, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय के अंदर और ताकत इनके पास थी, कमजोर ये थे नहीं, तो उस परिस्थिति के अंदर इन्होंने किसी को भी नहीं माना और अपना रूल आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद मुस्लिम नेशन बनाने के लिए आगे लड़ाई की तरफ बढ़ते चले गए। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज जो थे इसे गेम, ग्रेट गेम कहने लग गए कि मुसीबत के अंदर जो अफगानिस्तान थी इसने मदद मांगी और मदद मांगने के बाद अब जो था सबको लगने लग गया था कि यूएसएसआर थोड़े टाइम के अंदर जो उसका मंसूबा था समुद्री रास्ता बनाना, समुद्री रास्ते तक अप्रोच करना, वो कहीं ना कहीं अफगान के अंदर एंट्री करने के बाद पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ यूएसए को अपने कम्युनिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कि भाई अब इधर से कम्युनिज्म बढ़ जाएगा, इस वजह से प्रॉब्लम थी। तो यूएसए भी जो था वो शांत नहीं बैठने वाला था, उसने भी क्या किया, पाकिस्तान की सपोर्ट से वेपन्स देने शुरू कर दिए। अब जो थी भाई दो तरफ की लड़ाई थी, एक तरफ यूएसएसआर की आर्मी थी जिसको पहाड़ी लड़ाई लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते थे, इसके अलावा कोई नहीं। अपोजिट में वो सारे के सारे ट्राइब्स थे, वे सारे एथनिक ग्रुप्स थे, वे सारा सेक्शन था, वो सारे सेक्शन से जो लड़ने की तैयारी में थे और जो लड़ सकते थे, हथियारों की सपोर्ट विदेशों से मिलने लग गई। तो यानी कि एक तरफ यूएसएसआर की आर्मी, दूसरी तरफ ट्राइब्स हो गए, ट्राइब्स के बाद मिलिशिया ग्रुप्स हो गए, मिलिशिया यानी आतंकवादी ग्रुप हो गए, ये सारे मिलने लग गए। जब ये आतंकवादी ग्रुप और ये सारे के सारे ट्राइब्स मिलने लगे तो यूएसएसआर ने बमबारी करनी शुरू कर दी, बमबारी करनी शुरू कर दी और भारी मात्रा के अंदर इन ट्राइब्स को लूटना मारना शुरू कर दिया। लूटना और मारना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं देखने में लगा कि भाई ये लड़ाई हार जाएंगे। दूसरी तरफ जो थी ये लोग अब लड़ने लग गए थे पहाड़ों में छुप छुप कर गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर जो था पहाड़ों में लड़ा जा सकता है, कभी आमने सामने की लड़ाई में लड़ा नहीं जा सकता। गोरिल्ला वॉर का मतलब होता है जब मर्जी दिन का कोई भी पहर हो छुप कर अटैक किया, अटैक करने के अंदर जो भी सामने आया उसको मार दिया, काम खत्म। अब ये जो एक एक 5-5 7-7 10-10 के ग्रुप में आकर लड़ रहे थे, इनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल था। 5 को ढूंढने के लिए भी पूरी आर्मी खड़ी होती थी और वो 5 कौन से बिल से निकलकर कहां अटैक कर जाते थे कुछ नहीं पता था। अब जो फर्स्ट फेज था वो फेज था अफगानिस्तान को पहले ही फेज के अंदर बुरी तरह शॉक एंड ओ की नीति बनाना। ये वही शॉक एंड ओ की नीति थी जो अमेरिका चलाता था। शॉक एंड ओ का मतलब होता है ऐसा झटका दे देना पहली ही बार के अंदर कि सामने वाला कुछ समझ ही ना पाए कि हो क्या गया हमारे साथ। तो जब सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा तो उसको संभलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा ही किया और जितने भी अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर का मतलब जितना भी शहरीकरण का सेक्शन था, उन शहरीकरण के सारे सेक्शंस पर धीरे धीरे यूएसएसआर की आर्मी ने मात्र कुछ हफ्तों के अंदर पूरा कंट्रोल कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कहां किया था? सिर्फ शहरों में। रूरल एरियाज की तरफ अभी ये बड़े भी नहीं थे जिनके अंदर वो खूंखार ट्राइब्स बसे हुए थे, जहां पर लड़ाई मुश्किल थी। अब झगड़ा लोगों को लगा खत्म हो गया, यूएसएसआर को लगा झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लड़ाई शुरू की गई और लड़ाई का नाम दिया गया क्राई फॉर होली वॉर। ये वर्ड याद रखिए, पेपर में लिखने में बहुत काम आएगा और बहुत अच्छा स्कोरिंग भी रहता है इस तरीके की चीजें। क्राई फॉर होली वॉर का मतलब ये होता है कि जब इन मिलिशिया ग्रुप्स की हार होने लगी, अदर विद्रोही जो पार्टी थी उनकी हार होने लगी, तो इन्होंने आसपास के देशों में अपने अलग अलग ट्राइब्स से, अलग अलग लोगों से मदद की डिमांड करने लग गए और बताने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि यूएसएसआर किसी भी प्रकार से किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। यूएसएसआर आथीस्ट है। आथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और नास्तिक जो है वो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश में है। इस बात को सुनकर सारे के सारे, अब ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे रिबेलियन ग्रुप से एक हो गए। क्राई फॉर होली वॉर अब धर्म की लड़ाई बन गई है, सीधी की सीधी। अब धर्म की लड़ाई बनी, सारे के सारे एक हो गए, सारे वॉरलॉर्ड्स एक हो गए, मिलके यूएसएसआर से लड़ाई करने लगे। धीरे धीरे यही वॉरलॉर्ड्स आगे इसी चीज को जिहाद का नाम देने लगे और जिहाद से ही बना मुजाहिदीन ग्रुप। मुजाहिदीन ग्रुप के लोग, जिसमें युवक
पाकिस्तान, ईरान, इराक, अलग अलग देशों से आए और आकर इन संगठनों को ज्वाइन कर लिया और लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इस लड़ाई के अंदर सपोर्ट जो मिल रही थी अलग अलग देशों के अलग अलग आतंकवादी संगठनों से हथियारों के रूप में, पैसे के रूप में, फूड और बाकी चीजों के रूप में मिल रही थी। अब सबसे बड़ी मदद मिल रही थी दोस्तों किससे, अब सुनते जाइएगा। सबसे पहली मदद मिल रही थी पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान को सपोर्ट था यूएसए का, इसीलिए पाकिस्तान खुलकर काम कर रहा था। दूसरी सपोर्ट पाकिस्तान के अलावा देने वाला था चाइना। चाइना उस समय में अपनी सिविल वॉर से जीत चुका था, फ्री था लड़ने के लिए। इसके बाद सऊदी अरेबिया था दोस्तों। सऊदी अरेबिया के बाद यहाँ पे तुर्की और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो आतंकवादी संगठनों को मदद दे रहे थे। अब मदद मिलने लगी और इतनी जबरदस्त मदद मिली कि धीरे धीरे ये मिलिशिया ग्रुप स्ट्रांग होने लगे। अब दोस्तों इसी पॉलिसी पर एक चीज याद दिलाता हूं आपको। हमारी पुरानी वीडियोस जब आपने देखी होगी तो वियतनाम की जब लड़ाई हुई थी तो वियतनाम में भी सेम यही परिस्थिति थी। फ्रंट में जैसे यूएसए लड़ने आया था वैसे ही यही गलती इस बार यूएसएसआर ने करी। इंटरनल लड़ाई हुई, धर्म की लड़ाई हुई तो यूएसएसआर हारने लग गया, जैसे पहले यूएसए हारा था। पीछे से पहले वियतनाम को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, जबकि इस बार अफगान के अंदर पीछे से यूएसए सपोर्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल वही बदले वाली परिस्थिति थी जो वियतनाम वॉर के अंदर की गई थी और बहुत तगड़ा मौका मिल चुका था यूएसएसआर की आर्मी को दबाने का। किसको मिला था? अमेरिका को मिला था। अब इस परिस्थिति के अंदर चाइना भी जो था मदद कर रहा था यूएसएसआर के अगेंस्ट, विरोध में। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, यूएसएसआर के तो चाइना से संबंध अच्छे रहे थे। तो दोस्तों 1962 के अंदर एक विवाद हुआ था दोनों देशों के बीच में, एक छोटी सी लड़ाई हुई थी जिस लड़ाई की वजह से चाइना जो था विद्रोह में आ गया था। चाइना विद्रोह में आ गया 1962 के अंदर और विद्रोह में आने के बाद उसने अफगानिस्तान की मदद करी यूएसएसआर के विरोध में। अब यहां पर लड़ाई पर फिर से वापस आते हैं। लड़ाई शुरू होती है गोरिल्ला वॉर से और गोरिल्ला वॉर से सारे शहरों पर कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल आने के बाद इनकी पॉलिसी होती है पहले बमबारी करेंगे दबा के बमबारी करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जासूसों को भेजेंगे, जासूस जाएंगे और जाने के बाद पता लगाएंगे कि कहां पर कौन सा मिलिट्री का मिलिशिया ग्रुप है, ताकि वहां पर उनको ढूंढेंगे, बुरी तरह अटैक करेंगे और अपने हाथ गंदे करेंगे। यानी कि सोवियत यूनियन समझ चुका था जब तक अपने हाथ गंदे नहीं किए जाएंगे लड़ाई नहीं रोक सकते। तो इन्होंने क्या किया, सर्च शुरू कर दी पूरी तरीके से। अब सर्च शुरू कर दी। इस बीच में जहां जहां पर पता चलता था वहां से हेलीकॉप्टर से सर्च एंड डिस्ट्रॉय की पॉलिसी चलाई गई, बुरी तरीके से लोगों को ढूंढा गया। गोरिल्ला वॉर के अंदर 5, 10, 15 जितने भी थे सबको मारा जाने लगा। लेकिन समस्या बदल चुकी थी। समस्या क्या बढ़ रही थी कि जितना सोवियत यूनियन सोच रहा था कि हम हरा देंगे, वहीं पर उसी तरफ उनकी आर्मी जो थी रैपिडली 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 ऐसे बढ़ती जा रही थी जिनको रोक पाना इम्पॉसिबल था। अब 1985 के अंदर साइज ऑफ LCOF यानी लिमिटेड कॉन्टिजेंट ऑफ सोवियत फोर्स वाज इंक्रीज। इधर से सोवियत फोर्स जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, उधर से आतंकवादी संगठन बढ़ता जा रहा था। हजारों की तादाद में, देखिए लिखा है दे रिसीव थाउजेंड ऑफ न्यू वॉलंटियर्स डेली, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स डेली। किसके लिए? सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर को रोकने के लिए हजारों लोगों की सपोर्ट आने लगी। लड़ाई चलती जा रही थी जिसका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच में हमारा ये एक नया हीरो उस समय के अंदर लाइट में आया। अमीर परिवार, रईस फैमिली से होने के बावजूद सोचा कि भाई देश को जरूरत है, जिहाद हो रहा है भाई। असल में जिहाद का मतलब ये नहीं था, लेकिन इन्होंने, ये आतंकवादी संगठन थे। अब भाई आतंकवादी संगठन है तो अपनी मर्जी से जो समझ जाए वही बहुत है बस। तो इन्होंने क्या किया, ओसामा बिन लादेन लाइट में आए। इन्होंने भी अलकायदा के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई और आतंकवादी संगठनों के सपोर्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आगे चल के इसी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के अंदर हजारों लोगों की जान ले ली। दोस्तों यही आतंकवादी संगठन था जिसके कोई नियम नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मरवाना और मारने की पॉलिसी थी। समय बढ़ता है,
हथियार खत्म होते हैं। अमेरिका के रोनाल्ड रेगन के साथ में यूएस का जो अमेरिका का लीडर था मिलते हैं। बहुत सारे आतंकवादी संगठन के लीडर्स डिमांड करते हैं कि यदि यूएसएसआर को हराना है, यदि यूएसएसआर के विद्रोह में काम करना है तो हथियार और पैसे से हमारी सहायता करनी पड़ेगी। यहां पर यह फोटो बहुत वायरल हुआ, बाद में इनकी बेइज्जती भी हुई, लेकिन वही बात है ना, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती नाम का शब्द कुछ नहीं होता है। बहुत सारे मिलिटेंट के ग्रुप थे जिनमें अहमद शाह मसूद, तालिबान, अलकायदा, ये सब के सब लड़ाई में उतर चुके थे। लड़ाई में उतरने के बाद इनको सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से। मेनली जो सपोर्ट था दो कंट्री से था, यूएस से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो बनर्जी भुट्टो थी या जो उस समय का शासन था, उन्होंने पूरी तरीके से राज्य को गिराकर अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल करना था और अफगानिस्तान में कंट्रोल करने के बाद वो सारा का सारा कंट्रोल यूएस को सरेंडर करना था। इसी बीच में इनकी खुद की भी जो आईएसआई है वो स्ट्रांग हुई और इन्होंने हथियार सप्लाई करना बुरी तरीके से शुरू कर दिया। लड़ाई बढ़ाने के लिए इन्होंने रोकने का कोई काम नहीं किया। उस समय के अंदर अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल जो थी, स्टिंगर मिसाइल जिसे गेम चेंजर कहते हैं, ये इस तरीके की स्टिंगर मिसाइल होती है जिसमें यहां पर आगे की तरफ मिसाइल टैग होती है और यहां पर कंप्यूटर के कनेक्शन से शॉर्ट टाइम का ट्रिगर दिया जाता है, जिसमें कोई भी हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, फाइटर प्लेन हो गया, जो फाइट करने के लिए या बॉम्बारिंग करने के लिए आ रहा था, उस पर अटैक करना और उसको गिरा देना। उसको गिरा देना इस तरीके के 250 लॉन्चर्स दिए गए थे मुजाहिदीन को और 500 स्टिंगर्स दिए गए थे। बहुत सारी बमबारी हुई और इन्होंने कहा जाता है कि इसके अंदर यूएसएसआर की आर्मी की इकोनॉमी ढीली कर दी थी। इन आतंकवादी संगठनों ने बुरी तरीके से रुला दिया था, सैकड़ों प्लेन गिरा दिए थे, सैकड़ों नुकसान हो चुका था और यूएसएसआर अब तंग हो चुका था बुरी तरीके से। एक तरफ कोल्ड वॉर के अंदर अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते करते यहां पर 1985 का समय आ गया। 1985 के समय के अंदर सोवियत यूनियन के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो शक्ति के अंदर आए। शक्ति में आने के बाद देश के इकोनॉमी की हालत देखी और यूएसएसआर की जो सेना थी अफगानिस्तान के अंदर जो बेवजह लड़ रही थी और जीत का कोई नाम नजर नहीं आ रहा था, उस परिस्थिति के अंदर समझ गए कि भैया लड़ाई तो जीत नहीं सकते, अपनी सेना को ही वापस बुला लो। और डिसीजन लिया गया कि तरक्की जो भी करेंगे अब हम अपने देश में ही करेंगे। अब हम किसी भी देश के अंदर जाकर ना तो लड़ाई लड़ेंगे ना ही इनकी तरक्की के लिए सपोर्ट करेंगे। यानी कि डिसीजन फाइनलाइज हुआ 1987 के अंदर। 87 के अंदर बदलाव लाया गया, सारी फोर्सेस को वापस बुलाने का आदेश दे दिया गया। 87 के अंदर आदेश दिया गया, 88 में इंप्लीमेंट हुआ। छोटे मोटे झगड़े होते रहे, लेकिन 1989 के अंदर यानी कि पूरे के पूरे लगभग 10 से 11 साल के अंदर 1989 के अंदर यहां पर पूरा का पूरा वॉर जो होता है खत्म हो जाता है। यूएसएसआर जाते जाते सारी की सारी जो वेपनरी थी, सारे के सारे आर्म्स थे, सब कुछ जाता जाता अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को देता हुआ चला गया। नवंबर 89 को जो नजीबुल्लाह, जो मोहम्मद नजीबुल्लाह है, इनको चीफ बनाया जाता है सीक्रेट पुलिस की सहायता से और प्रेसिडेंट बना के नया कॉन्स्टिट्यूशन लगा के इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी बनाया जाता है इस्लाम कंट्री के अंदर। यह भी एक झगड़े वाली बात होती है, यानी कि लड़ाई जीता कौन? कोई भी नहीं। लड़ाई कोई भी नहीं जीता, लेकिन फिर भी जीत का जो सहरा था नजीबुल्लाह के सर पे चढ़ा दिया गया। नजीबुल्लाह के सर पे चढ़ा दिया गया और यहां से यूएसएसआर हार कर बिल्कुल नेस्त नाबूद होकर वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यूएसएसआर हार मानकर वापस गया है। अब यहां पर जितने भी आतंकवादी संगठन थे यानी वारलॉर्ड थे, अब सबसे बड़ी बात क्या, जबरदस्ती का राजा क्यों बनाया गया भाई? राजा कौन बनेगा? जो ताकतवर होगा। अब जो ताकतवर होगा वो राजा बनेगा, यानी कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। हर एक देश
के जितने भी इस देश के जितने भी आतंकवादी थे इन्हें सपोर्ट तो अभी मिल ही रहा था ना भाई। यूएसएसआर तो सिर्फ रास्ते से हटा है, अफगानिस्तान तो नक्शे में था और इस पर अभी भी पाकिस्तान, अमेरिका और अदर कंट्री की पूरी नजर थी। खैर यहां पर फर्स्ट लड़ाई जो थी अफगानिस्तान की 1979 से 89 के अंदर बुरी तरीके से अफगानिस्तान की वापसी के बाद समाप्त हो जाती है। लड़ाई के अंदर अगर अंदाजा दिया जाए दोस्तों, ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, फिर भी अगर अंदाजा दिया जाए तो सैकड़ों नहीं लाखों लोग बीमार पड़े, लाखों लोग बीमार पड़े, हजारों घायल हुए, लाखों के ज्यादातर टाइफाइड फीवर या अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो गए। यानी सेना जो वापस आई वो लगभग डिसेबल फॉर्म में आई। इनमें मौत के बहुत ज्यादा सीन मिले, किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी, किसी को कॉलेरा, किसी को टाइफाइड, यानी कि जितनी आर्मी गई वो सारी की सारी लगभग बीमारी की परिस्थिति में गई। सैकड़ों सोल्जर्स खो गए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ऐसा ही अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन था दोस्तों, क्योंकि यहां पे कोई आर्मी तो थी नहीं। 5,62,000 से 20 लाख लोग यहां पर मारे गए, क्योंकि सिविलियंस मारे गए। 5 लाख से 10 लाख लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान, ईरान, अगल बगल के देशों में भागना शुरू हो गए। देश में अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए सिविलियंस निकलना शुरू हो चुके थे। अब बचे 1.2 मिलियन अफगान डिसेबल हो गए, गायब हो गए। लड़ाई के अंदर आतंकवादी संगठन बिल्कुल भाग गए। 3 मिलियन जो हुए वो घायल हुए। तो ये था सारा का सारा सिनेरियो जिसमें कैजुअल्टीज लाखों में थी। यूएसएसआर की लगभग 10 लाख की आर्मी बीमार हुई, मारी गई, भाग गई, गायब हो गई, बहुत सारे लोग, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यूएसएसआर लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार से लड़ाई से भाग रहे थे, लेकिन हार कोई नहीं मानना चाहता था। तो फाइनली यहां पर यूएसएसआर का अफगान के अंदर से रोल खत्म होता है दोस्तों। यूएसएसआर का अफगानिस्तान में रोल खत्म होता है, याद रखिएगा। हथियार दे जाते हैं, हथियार के बाद सब कुछ तैयारी कर जाते हैं, सब कुछ इनकी सेना को दे जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब लड़ाई में शुरुआत होती है सिविल वॉर की। सिविल वॉर जो था ये दोस्तों ऑफिशियली सिविल वॉर चला 92 तक, लेकिन असलियत में ये सिविल वॉर 96 तक चलेगा। और असलियत में 96 तक क्योंकि तालिबान रूल होता है और उस समय भी अलकायदा अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहा होता है, तो 96 तक चलेगा। तो अभी हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे और सारी चीजें डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी इतनी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके लिए ऐसे ही फ्री नॉलेज के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे और डिटेल में यूपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।